प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड ईयर के आधुनिक विश्व का इतिहास द्वितीय पेपर के अंदर पुनर्जागरण टॉपिक में आप सबका फिर स्वागत है। आज हम इसका भाग 2 शुरू करेंगे और देखेंगे कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव यूरोप के ऊपर पड़ा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण जो है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, जिसमें लौकिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ और उन्हीं को पुनर्जागरण चेतना का नाम दिया गया, जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन था और जिसका केंद्रीय तत्व मानवतावाद था। इसमें तर्क, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कला और साहित्य में मानवतावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति सम्मिलित थी। इटली के लेखक वैसारी ने सर्वप्रथम 16वीं सदी में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को पुनर्जागरण शब्द से संबोधित किया था। तो आइए हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण के क्या-क्या प्रभाव रहे। सबसे पहला प्रभाव है मानववाद का विकास। पुनर्जागरण काल से पहले ईश्वर को हर कला का केंद्र माना जाता था। चाहे साहित्य लिखने की बात हो, चाहे मूर्तिकला की, चाहे चित्रकला की, हर एक में ईश्वर को केंद्र मानते हुए ही कार्य किया जाता था। लेकिन अब मानव केंद्र बन गया। पूर्व में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था, किंतु अब सामाजिक व राजनीतिक रूप से निर्णय होने लगे। पहले चर्च और पादरी समाज के ठेकेदार थे। पारलौकिकता, आदर्शवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। लेकिन अब मनुष्य के दुख सुख को ध्यान में रखा जाने लगा। यह लौकिकता, यथार्थवाद, भौतिकवाद, तर्क संगतता पर बल दिया गया। मनुष्य के जीवन को किस प्रकार उन्नत किया जाए कि वह सुखी और सम्मान पूर्ण जीवन बन सके। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था साहित्य के क्षेत्र में। इसके अंदर जो अंतर आया, यानी पुनर्जागरण काल से पहले किस प्रकार का साहित्य था और पुनर्जागरण काल में किस प्रकार का साहित्य बनने लगा, उसको हम देखते हैं कि पहले साहित्य की विषय वस्तु धार्मिक होती थी, पादरी ही लिखते थे और भाषा में यूनानी या लैटिन भाषा ही प्रयुक्त होती थी। लेकिन जब पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद मानवीय भावनाओं, समस्याओं व वेदनाओं पर लिखा गया। जन सामान्य द्वारा लिखा जाने लगा, प्रादेशिक भाषाओं में लेखन होने लगा और भाषा विज्ञान के अध्ययन का विकास होने लगा। इसके साथ ही साथ आलोचना प्रधान, मानववादी, व्यक्तिवादी और तर्क संगत साहित्य रचा गया। इसके अतिरिक्त जो विधाएं होती हैं साहित्य की, उसमें गद्य साहित्य तथा नाटक इत्यादि भी लिखे जाने लगे। अब विभिन्न देशों में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, इसे हम देखते हैं। सर्वप्रथम इटली में, क्योंकि इटली में ही पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ, जिसमें लेखकों का, विचारकों का बहुत ही बड़ा योगदान था। सबसे पहले आते हैं लेखक दांते। इनकी 2 पुस्तकें प्रमुख हैं, जिसमें पहली है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें मानव प्रेम, देश प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी गईं, जिसमें दांते ने कल्पना की है कि किस प्रकार मृत्यु के बाद उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग और नर्क जो है उनकी यात्रा करती है। दूसरी पुस्तक जो दांते ने लिखी वो थी द मोनार्किया, जिसमें प्राचीन रोमन आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन किया गया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। दूसरे लेखक हैं पेटार्क। ये जीवनी लेखक थे, जिन्होंने सोनेट्स टू लौरा तथा फैमिलियर लेटर्स, 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं इनकी, वो लिखे। सोनेट्स एक कविता की विधा होती है जिसमें 14 पंक्तियों की कविता लिखी जाती है। पहली बार पेटार्क ने ही इस चीज को आरंभ किया। इसके बाद मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस नामक राजनीतिक रचना की। फिर बुकासियो हैं, जिन्हें लैटिन गद्य का जनक माना जाता है, जिसने डेकामेरॉन पुस्तक लिखी, जिसमें तत्कालीन संपन्न समाज में निहित भ्रष्टाचार की कहानियां हैं। पुनर्जागरण से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो भी संपन्न समाज है उसके विरुद्ध कुछ लिखा जाए, लेकिन ये पुनर्जागरण का प्रभाव था कि इस तरीके का लेखन अस्तित्व में आने लगा।
अब आते हैं हम फ्रेंच साहित्य पर, जिसमें रेबेलॉस की लिखी हुई 2 रचनाएं मुख्य हैं, जिसमें पेंटेग्रुएल और गरगंतुआ नामक पुस्तक हैं, जिनमें बौद्धिक, नैतिक अनुभव प्राप्त करने की और यथार्थ की प्यास दिखाई देती है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिस पर प्रश्न भी आता है, केवल मनुष्य ही हंस सकता है। इसके बाद दूसरे जो फ्रेंच लेखक हैं वो है मोंताए। ये निबंधकार थे, जिन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि दी जाती है और व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के विचारक थे। इसके बाद इंग्लैंड का साहित्य, दरअसल जो भी आज इंग्लिश लिटरेचर का साहित्य कहा जा सकता है जिसे, उसकी शुरुआत, उसका आरंभ इसी काल से हम मान सकते हैं। तो शेक्सपियर बहुत प्रमुख लेखक हुए, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, और उनमें से कुछ नाटकों के नाम आपको याद करने होंगे, ताकि क्योंकि उसमें प्रश्न बन सकता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पूछी जा सकती हैं, शेक्सपियर की कॉमेडीज पूछी जा सकती हैं आदि। तो उनके जो नाटकों के नाम हैं वो है हेमलेट, ऑथेलो, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके अतिरिक्त एज यू लाइक इट आदि कॉमेडी और ट्रेजेडी नाटक उन्होंने लिखे हैं। फिर टॉमस मूर हैं, जिन्होंने यूटोपिया नामक रचना लिखी, जिसमें भविष्य के आदर्श समाज का उल्लेख प्राप्त होता है। फिर चौसर हैं, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स नामक रचना लिखी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर फ्रांसिस बेकन हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है, और इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के लेखन, तर्क आधारित लेखन पर बल दिया। इन्होंने कहा कि लेखन इस तरीके से करना चाहिए कि पहले तथ्यों का संग्रहण करो, फिर उसका विश्लेषण करो, और तत्पश्चात आप लेखन करो, जिसे हम दूसरे शब्दों में वस्तुनिष्ठ लेखन भी कह सकते हैं। इसके बाद डच साहित्य के एक लेखक का नाम लेना बहुत आवश्यक है, एरास्मस। इनके ऊपर बहुत बार प्रश्न आते हैं। इनकी रचना का नाम है प्रेज ऑफ फॉली, जिसके 600 से ज्यादा संस्करण निकल चुके हैं, और इन्होंने पादरियों के अनैतिक जीवन पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा। देखिए, मध्यकाल में चर्च जो है कितनी महत्वपूर्ण शक्ति थी, जिसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं पादरियों के अनैतिक जीवन पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा जा रहा है। इन्हें मानववाद का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर स्पेन के साहित्य में एक नाम उल्लेखनीय है, सर्वेंटीज। इन्होंने डॉन क्विक्सोट नामक रचना लिखी, जिसमें जो मध्यकाल के अयोग्य सामंत उत्तराधिकारी थे, उनका बहुत ही मजाक बनाया गया है। इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर आते हैं कि स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में गॉथिक शैली में निर्माण कार्य किया जाता था, जिनमें नुकीले नुकीले मेहराब होते थे, बड़ी सादगी थी, भवन को बहुत लाइट कलर्स में इस तरीके से पेंट किया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण में यूनानी और रोमन परंपराओं से प्रभावित होकर क्लासिकल शैली का उपयोग किया गया, जिसकी क्या विशेषताएं थी कि गोल मेहराब, वृत्ताकार मेहराब होने लगे, अलंकृत स्तंभ होने लगे, स्तंभों में सजावट की जाने लगी, विशाल गुंबद, लकड़ी का प्रयोग होने लगा, और खिड़कियों के महत्व में वृद्धि हुई। इसके साथ रंगीन कांच लगना, ये सब इसी काल की विशेषताएं हैं। और इस स्थापत्य कला में फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार तथा मिलान के स्पोर्जास परिवार ने स्थापत्य को संरक्षण प्रदान किया। इसी तरीके से एक फेमस जो निर्माण कार्य है वो है फ्रांस के लुआर प्रांत में बने सामंतों के निवास, जिनका नाम है शांतो, वो भी प्रसिद्ध है। रोम का सेंट पीटर्स चर्च भी एक प्रसिद्ध इमारत है, और जो मुख्य स्थापत्यकार रहे उसमें माइकल एंजेलो, ब्रुनेलेस्ची, अल्बर्टी, पलादियोन आदि मुख्य स्थापत्यकार हैं। फिर आते हैं हम मूर्ति कला पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। अभी तक जो मूर्तियां बन रही थी यानी मध्यकाल में, उस पर धर्म का प्रभाव था। या तो वो धर्म के लिए बनती थी या फिर सामंत आदि के कहने पर बनती थी। लेकिन अब विषय वस्तु धर्मेतर हो गई, धर्म के अतिरिक्त भी सामान्य लोगों की मूर्तियां आदि ये सब बनने लगी। इसके साथ गौथिक परंपरा के जो भारी वस्त्र परिधान है, उनमें गुणात्मक शरीर, मनुष्य के विषाद पूर्ण चेहरे को तिलांजलि दे दी गई। जितनी भी मूर्तियां बनती थी, हमेशा उनके चेहरे पर एक निराशा, इस तरीके की भावनाएं, विषाद, दुख, अवसाद, इस तरीके की भावनाएं दिखती थी। लेकिन अब
वो सब हटा दिए गए और सहज सौंदर्य जो है उसका जो भाव है वो हमें दिखाई देने लगा। और जो प्रमुख मूर्तिकार हैं, उनके कुछ नाम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। डोनाटेल्लो, जिसे पुनर्जागरण का प्रथम मूर्तिकार कहा जा सकता है। लोरेंजो गिबर्टी, माइकल एंजेलो, इन्होंने लगभग 400 मूर्तियों का शिल्प कार्य किया। और फिर है निकोलो दी बोरोशियो। इसके बाद हम पुनर्जागरण के अगले जो भाग है उसमें बाकी की जो प्रभाव पड़े उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस सब को आप पढ़कर और ध्यान में रखिएगा।